दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी का हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। यूपी टेट और सी टेट स्पेशल है आपका, बिहार टेट के लिए सबके लिए उपयोगी रहेगा ये। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपसे SW क्वेश्चन पूछा था। तो हमारा SW क्वेश्चन था कि भारत बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है पाठ्यक्रम द्वारा, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, कक्षा शिक्षण द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। तो जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से शाबाशी, क्योंकि प्रोत्साहन के रूप में मैं आपको मोटिवेट करता हूं। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि लास्ट में आज का भी हम SW क्वेश्चन हमारा होगा जो बिल्कुल लास्ट का क्वेश्चन होगा। दोस्तों, जो भी उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो मेरी नज़रों में वो क्या है, बिल्कुल एक सही दिशा में और प्रॉपर दिशा में चल रहा है। वो उसकी तैयारी है, बहुत अच्छे उसने फोकस किया है अपनी तैयारी करने में। वो इंटरेस्टेड है कि भी उसको अपना सी टेट या जो यूपी टेट, चाहे वो किसी भी अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहा हो, कि उसको वो क्लियर करना है। तो इसी कड़ी के तहत हम क्या है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को वही देखें जो तैयारी करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं ज़िंदगी में, वही वीडियो को देखें। दूसरे लोग वीडियो से दूर रहे। मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो पूरी देखो और वो लाइक करो, लाइक भी वही करो जो कि तैयारी कर रहे हैं अच्छे से और कुछ करना चाहते हैं। उन्हीं से ही मेरा निवेदन है कि वो वीडियो को वो ज़रूर लाइक करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वर्णित है। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1986 में। तो उसमें आपका कौन सा जो रूप है शिक्षा का वो वर्णित है? ऑप्शन ए 10+2, ऑप्शन 2 10+2+3, ऑप्शन 3 10+3+2, ऑप्शन 4 10+1+4। तो आप साथ में अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और मिलान कीजिए आपने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है, कहाँ तक आप आंसर दे पा रहे हो। तो उसको भी लेके बैठिए आप और लास्ट में हमें बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। तो मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए, इसका आंसर आपने लिख लिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसका आंसर है बी 10+2+3। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई। कब आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति? 1986 में आई। और कौन सी शिक्षा का कौन सा स्वरूप दिया? 10+2+3, यानी 10वीं के बाद 11वीं 12वीं, जिसमें आप अपनी स्ट्रीम ले सकते हो। उसके बाद BA BSc और BCom 3 साल का। तो ये जो देन है 10+2+3 शिक्षा का, वो किसकी देन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है। और जो कब आई थी? 1986 में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है कि विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है विद्यालय संगठन। विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन या उपरोक्त सभी। तो विद्यालय के संचालन के लिए क्या आवश्यक है? विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन या उपरोक्त सभी। तो आप नोट करो अपना आंसर और ऑप्शन के साथ मिलान करो कि ऑप्शन क्या है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, उपरोक्त सभी। तो विद्यालय के संचालन के लिए विद्यालय का संगठन जरूरी है, विद्यालय का प्रबंधन जरूरी है, विद्यालय का प्रशासन जरूरी है। तो विद्यालय के संचालन के लिए यह सब चीज़ें जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 63। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। क्या समाहित किया गया है? पहला ऑप्शन स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण या उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा
भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है, संविधान के बारे में बताया गया है, पर्यावरण संरक्षण के बताया गया है। बिल्कुल ये तो आसान है, आप अपने हिसाब से इसका जवाब दे सकते हो, ज़्यादा एक्सप्लेन में टाइम नहीं खराब करना चाहता इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। 64वां क्वेश्चन क्या है कि 3 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। पहला औपचारिक, दूसरा निरौपचारिक, तीसरा अनौपचारिक, चौथा तीनों। 3 से 5 आयु वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक या तीनों। किस प्रकार की दी जाती है 3 से 5 वर्ष के बच्चों को शिक्षा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आंसर निरौपचारिक। कौन सी? निरौपचारिक। ठीक है, 3 से 5 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? निरौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 65वां क्वेश्चन है कि विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है। विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों को विद्यालय संबंधित जानकारी देना, नवीन विद्यालय में समायोजन की क्षमता विकसित करना, अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना, छात्रों को स्कूली परंपरा का ज्ञान देना। तो विद्यालय नियम संहिता की प्राथमिक उद्देश्य, देखो क्या पूछा है कि विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भाई छात्रों को विद्यालय संबंधी जानकारी, कि भाई उनको जानकारी हो विद्यालय के बारे में। दूसरा, नवीन विद्यालय में समायोजन की क्षमता विकसित करना। तीसरा, अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना। और चौथा, छात्रों को स्कूली परंपरा का ज्ञान देना। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66वां क्वेश्चन। भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जैविक विकास का परिणाम है, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम है, अनुभव को प्रकट करने का एक माध्यम है, आत्म उन्नति का माध्यम है। क्वेश्चन है आपसे कि भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जैविक विकास का एक परिणाम है, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम है, अनुभव को प्रकट करने का एक माध्यम है और आत्म उन्नति का एक माध्यम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुभव को प्रकट करने का माध्यम है। क्लियर है? भाषा से क्या हम अपने अनुभव प्रकट कर सकते हैं, तो उससे कोरिलेट करके आपको इसका आंसर दे देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है प्रजातांत्रिक उपागम, प्रभुत्ववादी उपागम, छात्रों के दुर्व्यवहार को कम करने के उपाय, निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों की अनुपालन की बाध्यता। तो कक्षा नियंत्रण की इनमें से कौन सी विधि सबसे महत्वपूर्ण है आपकी? तो है पहली आपकी प्रजातांत्रिक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिया जाता है। सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिया जाता है। पहला, छात्रों को आवश्यक ज्ञान उचित रूप से दिया जाए। छात्रों को आवश्यक ज्ञान उचित रूप से दिया जाए, छात्रों को उसके चयनित कार्य के लिए तैयार किया जाए, नागरिकता और सामाजिक कुशलता प्रशिक्षण दिया जाए, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में क्या है कि छात्रों को आवश्यक ज्ञान उचित रूप से दिया जाए, छात्रों को उसके चयनित कार्य के लिए तैयार किया जाए, नागरिकता और सामाजिक कुशलता प्रशिक्षण दिया जाए और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में क्या तर्क जाता है कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69वां क्वेश्चन। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षण करना, बच्चों की सामाजिक विकास करना, बच्चों को अनुशासित करना, छात्र संख्या में वृद्धि करना। तो एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षण करना ही सबसे महत्वपूर्ण है एक टीचर के लिए, एक अध्यापक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। स्कूल से भागने वाले बालकों को आप
समझा बुझा कर स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, मिड डे मील खिलाकर रोकेंगे, कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, या कोई ध्यान नहीं देंगे। तो स्कूल से भागने वाले बच्चों के साथ आप क्या करोगे? देखो चारों ऑप्शन एक बार अपने आप पढ़ो, फिर उसका आंसर अपने आप देखो कौन सा होगा, और फिर करेक्ट आंसर के साथ मिलान करो। आंसर होगा सी, कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो दोस्तों, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71। कक्षा में छात्रों के बैठने का पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में आप छुट्टी के लिए कहेंगे, समायोजन काल प्रयास करेंगे, संस्था प्रबंधन की आलोचना करेंगे, प्रधानाचार्यों को प्रबंध करने को कहेंगे या कहेंगी। कक्षा में छात्रों के बैठने का पर्याप्त साधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखो ऑप्शन पढ़ो अपने और अपना अपना आंसर दो, और फिर मिलान करो आंसर के साथ क्या करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा समायोजन करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है आपका 72 क्वेश्चन, 72वां क्वेश्चन है, आपकी राय में जीवन का प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। आपकी राय में जीवन का प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। ए, प्रतिष्ठित पद व शक्ति, प्रतिष्ठित पद व शक्ति, कठिन श्रम व धनवान बनना, तीसरा गरीबों की मदद करना, चौथा ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा करना। आपकी राय में जीवन का प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। ऑप्शन 1 प्रतिष्ठित पद व शक्ति, ऑप्शन 2 कठिन श्रम व धनवान बनना, ऑप्शन 3 गरीबों की मदद, ऑप्शन 4 प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा। तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबों की मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का सार संग्रह है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से एग्ज़ाम में आते हैं। आप दुनिया भर की थ्योरी पढ़ते हो, 30 नंबर में से हम आपको यहाँ 30 बाई 30 का जो टारगेट है वो हम लेके चल रहे हैं। ज़रूर आप हमारे साथ देखिए। आप हमारी पुरानी वीडियो हैं जो हमने पहले अपलोड की थी जब एस्टेट हुआ था हरियाणा में, उस समय की अपलोड है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देखिए, साथ में ये वीडियो देखिए। आप 30 बाई 30 नंबर आसानी से क्रैश कर सकते हो यूपी टेट में और बिहार टेट में और सी टेट के अंदर। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो विद्यालय में कक्षा प्रबंध ठीक नहीं होना द्योतक है। किस बात का स्रोत है? कि समुदाय में फैली अव्यवस्था का, छात्रों के कुंठित होने का, शिक्षक की अकुशलता का, छात्रों की मानसिक योग्यता का। विद्यालय में कक्षा प्रबंध ठीक नहीं होना किस बात का द्योतक है? समुदाय में फैली अव्यवस्था का, ऑप्शन 2 छात्रों के कुंठित होने का, ऑप्शन 3 शिक्षकों की अकुशलता का, और ऑप्शन 4 छात्रों की मानसिक योग्यता का। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक की अकुशलता का। यदि आप कहीं टीचर हैं और आपकी क्लास का जो मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं है क्लास का, तो ये इसका मतलब ये आपकी अकुशलता है कि आपका जो मैनेजमेंट है सिस्टम क्लास का वो अच्छा नहीं है। तो आप पूर्णतः उस चीज़ के लिए आप टीचर ही जिम्मेवार होंगे, ऐसा साइकोलॉजी बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे पहले प्रोत्साहक उपाय निम्न में से क्या है? शिक्षकों को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय निम्न में से क्या है? हम आपको 4 उपाय बताएंगे और आपको बताना है कि शिक्षकों को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय इनमें से क्या क्या है। ऑप्शन 1 ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन धन व प्रशंसा पत्र देना, ऑप्शन 2 ऊंचा वेतनमान, ऑप्शन 3 प्रशंसकों द्वारा प्रशंसा, ऑप्शन 4 ऊंचा वैयक्तिक स्तर। शिक्षकों के अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय इनमें से क्या है? क्या हो सकते हैं कि शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें, बेहतरीन काम करें, तो उनके लिए क्या हो सकता है? उसके लिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धन व प्रशंसा पत्र, ऊंचा वेतनमान, प्रशंसकों द्वारा प्रशंसा, ऊंचा वैयक्तिक स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धन व प्रशंसा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75वां क्वेश्चन है जिसको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, देखते रहिए हमारे साथ।
शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण है। शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण है गैर जिम्मेदार शिक्षक, अभिभावकों का असहयोग। तीसरा ऑप्शन छात्रों की अधिकता और भौतिक सुविधाओं की कमी। शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण है ऑप्शन 1 गैर जिम्मेदार शिक्षक, ऑप्शन 2 अभिभावकों का असहयोग, ऑप्शन 3 छात्रों की अधिकता और ऑप्शन 4 भौतिक सुविधाओं की कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर जिम्मेदार शिक्षक। शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण है कि शिक्षकों का अपनी जिम्मेदारी के प्रति वफादार न होना, बच्चों को अच्छे से न पढ़ाना, नौकरी मिलते ही जब तक प्राइवेट स्कूलों में रहेंगे तो गधे की तरह ये काम करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही इन निकम्मों को सरकारी नौकरी मिलती है तो उनमें से कुछ क्या जो निकम्मे होते हैं वो क्या है, वो ऐसा व्यवहार बना देते हैं गवर्नमेंट में कि हो सकता है दोस्तों यदि ऐसा ही चलता रहा तो आगे जो सरकारें हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ सोच रही हैं, हो सकता है कि सरकारी नौकर टीचर लगने का क्या है चांस हमारे से जाता रहे। तो मैं उन सभी नौजवानों से एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दोस्तों आप जिस तरीके से आप 5,000, 3,000, 7,000, 10,000 रुपये में प्राइवेट स्कूलों में मेहनत करते हो, प्लीज़ उतनी ही मेहनत आप सरकारी जॉब लगने के बाद करो जहां आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, 40,000 रुपये सैलरी मिलती है। तो उतनी ही मेहनत करो, एजुकेशन का स्तर भी बढ़ाओ, एडमिशन भी बढ़ाओ, तो ये बहुत ही अच्छा है ताकि जो आगे आने वाली आपकी पीढ़ी है उनको भी क्या है गवर्नमेंट टीचर लगने का मौका मिल सके। अन्यथा ये धीरे धीरे सब सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सी जगह मैं देखता हूँ कि बच्चे ही नहीं हैं स्कूलों में, तो वो स्कूल क्या है बंद होने की कगार पे है। तो इसमें नुकसान हमारा ही है, टीचर वर्ग का ही है। तो इसलिए हमें आज से हमें ये संकल्प करते हैं कि जैसे ही हम टीचर सरकारी लगते हैं तो बिल्कुल दिल लगा के मेहनत करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। शिक्षण व्यवसाय में जाने का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षण व्यवसाय में जाने का प्रमुख उद्देश्य है ज्ञानार्जन करना, जीविकोपार्जन करना, भावी पीढ़ी का निर्माण करना, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना। तो शिक्षण व्यवसाय में जाने का आपका क्या उद्देश्य है बताइए। आप इनमें से चूज करो अपना ऑप्शन फटाफट और मिलान करो फिर करेक्ट ऑप्शन के साथ। तो वह भावी पीढ़ी का निर्माण करना। जो शिक्षण व्यवसाय में यदि आप जाते हो तो ये मत सोचिए मैं तो नॉलेज लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो धन कमाने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो अपनी जीविकोपार्जन के लिए जा रहा हूँ, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा भैया अब तो समाज में बोलेंगे भाई ये फलाने का लड़का टीचर लग गया, वाह वाह करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने काम के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और भावी पीढ़ी का निर्माण करना चाहिए। आपके शिक्षण व्यवसाय का ये सबसे पहले और प्रमुख उद्देश्य आपका ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए क्योंकि छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, छात्र कक्षा में शांत रह सके, छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा माने, अध्यापक की योग्यता का ज्ञान बढ़े। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु को निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए। नए ज्ञान हमेशा नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहने चाहिए। अपने अपने विषय के बारे में हमें अपनी पूर्ण जानकारी और नवीन जानकारी रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए दोस्तों, अपना चूज करो ऑप्शन और उसके बाद हम बताते हैं आपको। उसका रीज़न एक ही होना चाहिए कि हम छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें, हम क्या है अपना बेस्ट दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है भाई? एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें है छात्र शिक्षक सामाजिक प्रवेश, दूसरा छात्र शिक्षक या पाठशाला, तीसरा छात्र शिक्षक या ज्ञानार्जन, चौथा छात्र शिक्षक या ज्ञान। शिक्षक किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। तो इसमें क्या क्या शामिल किए गए हैं आपके? इसमें शामिल किए गए हैं छात्र, शिक्षक और सामाजिक प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, देख लेते हैं। मातृभाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर का पढ़ाना बेहतर क्यों है? मातृभाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर क्यों है? बच्चों का आत्मविश्वास विकसित होता है, अधिगम सरल हो जाता है, बौद्धिक विकास में सहायक है, बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है।
मातृ यानी जो प्राथमिक स्तर है उस पर मातृभाषा का यूज होना चाहिए, और वो बेहतर क्यों है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला आपको दिया गया है कि बच्चों का आत्मविश्वास बच्चों के अंदर विकसित होता है। दूसरा बोला है कि अधिगम सरल हो जाता है। नेक्स्ट बोला है कि बौद्धिक विकास में सहायक है। चौथा बोला गया है बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी, यानी बौद्धिक विकास में सहायता मिलती है। क्या क्या मिलती है बौद्धिक विकास में सहायता? तो मातृभाषा है जो शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर है, क्योंकि इससे बच्चे के जो बौद्धिक विकास है वो होता है। तो इसलिए क्या है, प्राथमिक लेवल पर मातृभाषा का शिक्षण के रूप में प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, और ये किस प्रकार का क्वेश्चन है भाई? HW क्वेश्चन है। जो हमारे पूरे व्यूवर है वो HW क्वेश्चन को जानते हैं, यानी होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके 4 ऑप्शन देंगे। जो आपको आपके अनुसार सही ऑप्शन है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेजना है, आपको सही आंसर का जवाब। फिर जो सबसे पहले नाम या जो भेजेंगे उन सभी के नाम क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम लिए जाएंगे। तो इससे आपकी जो जागरूकता है हमें भी रहेगा और हम भी इससे और एक्टिव रहेंगे। और प्लीज़ दोस्तों, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे दोस्तों। और जो नए व्यूवर हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य कौन से मूल्य, सामाजिक और नैतिक मूल्य संप्रेषण का मतलब समझते हो कि भेजना, कम्युनिकेशन, देना, उनको संप्रेषण कर सकता है। अध्यापक छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। अध्यापक छात्रों में कैसे कर सकता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 मूल्यों पर भाषण देकर, ऑप्शन 2 दृश्य सर्वे कार्यक्रम दिखाकर, ऑप्शन 3 पाठ्य सामग्री क्रियाओं की अधिकता से, ऑप्शन 4 धार्मिक बातें बताकर अध्यापक छात्रों में सामाजिक नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ऑप्शन 1 है मूल्यों पर भाषण देकर, ऑप्शन 2 है दृश्य सर्वे कार्यक्रम दिखाकर, ऑप्शन 3 है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से, और ऑप्शन 4 है धार्मिक बातें बताकर। तो दोस्तों फटाफट आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख भेजिए, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। और दोस्तों हमारे प्रोत्साहन के लिए प्लीज़ हमको मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।